अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात भोजशाला की करेंगे। भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद है, इसी को लेकर विवाद हो रहा है। हिंदू पक्ष यहां पर पूजा की इजाजत मांग रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है नमाज। तो नमाज और पूजा का जो मामला है वो सीधा हाईकोर्ट पहुंच गया, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की जांच के आदेश भी दे दिए। एएसआई सर्वे शुरू भी हो गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर भोजशाला का एएसआई सर्वे यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस सर्वे से ये साफ होगा कि यहाँ किस तरह के प्रतीक चिन्ह, वास्तुशैली और धरोहर हैं। आज सुबह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 6 बजे एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची। दिल्ली और भोपाल से एएसआई की टीम जो है वो पहुंची है, जिन्हें एक तरीके से देखा जाए तो विशेषज्ञता हासिल है इस तरीके के तकनीकी सर्वे को करने में, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा परिसर है ये काफी ज्यादा पुराना है और कार्बन डेटिंग के साथ साथ यहाँ पे जो उत्खनन भी होगा, जिसके जरिए, क्योंकि ये जो पूरा परिसर है उस परिसर के आसपास के 50 मीटर तक टीम को सर्वे करना है। एएसआई की टीम तकनीकी रूप से पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ आई और फिर सर्वे में जुट गई। उनके पास अलग अलग तरीके इक्विपमेंट्स है, बहुत सारी मशीनें हैं, उनके पास पूरा मैप है। उसके अलावा भी कई प्रकार के मुझे केमिकल्स वगैरह भी दिखे हैं। तो निश्चित तौर पे ये वैज्ञानिक सर्वेक्षण माननीय न्यायालय ने जो निर्देशित किया है कि नवीन तकनीक से होना चाहिए, जीपीआर हो, जीपीएस हो, उत्खनन हो, कार्बन डेटिंग हो, तो मुझे इस दिशा में काम बढ़ता हुआ। पहले दिन एएसआई की टीम ने करीब 6 घंटे तक सर्वे का काम किया और फिर लौट गई। क्या कुछ आज मिला है पहले दिन, क्या फाइंडिंग्स रही हैं एएसआई की, इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया फिलहाल एएसआई की तरफ से नहीं दी है। लेकिन ये तस्वीरें थी उस टीम की, एएसआई की, जो आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास परिसर में दाखिल हुई थी और करीब 6 घंटे बाद ये टीम जो है परिसर से बाहर आई है। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच अब वो यहाँ से फिलहाल जा चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर एएसआई ने ये सर्वे शुरू किया है। कोर्ट ने 11 मार्च को 6 हफ्तों के भीतर एएसआई को धार की भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश देते हुए 29 अप्रैल तक अपनी पहली रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। भोजशाला परिसर में करीब 121 साल बाद फिर से एएसआई का सर्वे शुरू हुआ है। इसके पहले 1902 से 1903 के दरमियान एएसआई ने भोजशाला परिसर का सर्वे किया था। दरअसल भोजशाला एएसआई संरक्षित 11वीं सदी का एक स्मारक है। हिंदू इसे वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं और मुसलमान इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। 7 अप्रैल 2003 को जारी एएसआई के एक आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत है। साल 2022 में हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में यहां सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित करने और पूरे परिसर की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई थी। याचिका में यहां नमाज बंद कराने की भी मांग की गई थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला के अंदर जाकर सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष के मुताबिक यहाँ कई ऐसे प्रमाण हैं जिससे इसके मंदिर होने की बात साबित होती है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, भोजशाला में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे चिन्ह हैं जो ये गवाह देते हैं कि भोजशाला महाराजा भोज का मंदिर है और महाराजा भोज का विद्यालय महाविद्यालय रहा है। जैसे अष्टदल कमल गर्भगृह के नीचे होना, गर्भगृह के अंदर परमार वंश का राज्य चिन्ह होना, उसके साथ भोजशाला के मध्य में हवन कुंड होना, घड़ी, घंटाल, अनेकों ऐसी चीजें हैं जो ये प्रदर्शित करती है कि महाराजा भोज का वो मंदिर है और माँ सरस्वती का मंदिर है। चिन्ह मिलने की बात, कुछ वर्ष मिलने की बात तो 1902 और 3 में हुआ था। एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये एक निर्जीव चीज है। एक्सक्यूज में, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये एक निर्जीव चीज है, ये एक इमारत है, ये कोई पेड़ पौधा नहीं है कि जो बढ़ेगा, एक शाख बढ़ी, एक पौधा बढ़ा, एक फल लगा। ये इमारत है। 1902 और 3 में सर्वे हो चुका। 1902 और 3 के बाद अगर कोई चीज प्लांटेनेट की गई होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी इसके साथ पूरा न्याय करेगी कि ये चीज कहाँ से थी। 2003 और 2 और 3 में नहीं थी तो अब कहाँ से आ गई। तो कोई चिन्ह विन्ह मिलने का कोई सवाल नहीं। भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर अदालत में अलग अलग याचिकाएं दायर हैं। 11 मार्च को हाईकोर्ट के दिए गए सर्वे के आदेश को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
याचिका में सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। धार से हेमेंद्र शर्मा और रवीशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एएसआई की टीम जब सर्वे करने के लिए भोजशाला के अंदर गई तो उनके साथ हिंदू पक्ष की टीम भी मौजूद थी, लेकिन उनके साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी नहीं गया। लेकिन एएसआई की टीम को वहां अंदर क्या कुछ मिला, देखिए मेरे सहयोगी रवीश की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ गोपाल जी मौजूद हैं, जो कि सर्वे एएसआई की टीम जो अंदर करने गई थी उसके साथ हिंदू पक्ष की तरफ से गए थे अंदर। गोपाल जी, अंदर आज क्या किया है सर्वे टीम ने, सबसे पहले तो ये बताइए। आज सर्वे टीम ने प्रारंभिक जांच की है, जिन बिंदुओं पे उनको भविष्य में लंबी जो जांच करना है उसके आधार उनके बिंदु तय किए, चिन्हों को वीडियो रिकॉर्डिंग की है, फोटोग्राफी करी है, पूरे बिल्डिंग का लंबाई चौड़ाई नाप करके कितने खंबे क्या है, खंभों में कौन कौन से चिन्ह लगे हैं, तो उन सारे चिन्हों को उन्होंने चिन्हित किया है। और केमिकल या कोई मशीन ऐसी थी जिसके जरिए आज उन्होंने अंदर कुछ किया हो? जहाँ उनको लगा कि चिन्ह क्या है तो उस पाउडर लगा के उसकी डेंटिंग की, कार्बन का उसको कागज पर उतार उन्होंने घिसा है। जहाँ उनको लगा कि ये पॉइंट कुछ वो है, संकेत दे रहा है, उन्होंने मशीन लगा के भी चिन्हित किया है और वहाँ पर उन्होंने खुटी लगा के उसको चिन्हित कर लिया है। जब भविष्य में उत्खनन या कोई ऐसी बात होगी तो उस स्थान को वो देखिए। जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें भी आज निमंत्रण दिया गया था यहाँ आने के लिए, क्या उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा आज यहाँ मौजूद था इस सर्वे के दौरान? मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस मिले थे और उनकी भी स्वीकृति थी, लेकिन आज यहाँ एक भी उपस्थित नहीं था। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह थी? कुछ मुझे ये हो सकता है कि अंदर आते तो जवाब क्या देते, क्योंकि अंदर सारे चिन्ह जो है हिंदू चिन्ह बने हुए हैं, तो अगर उनसे पूछा जाता कि भाई ये क्या है तो क्या बताते, इसलिए हो सकता है वो जवाब देने से पीछे हट रहे हो, इसलिए नहीं आए वो। उन्होंने दावा किया है कि सर्वे टीम ने आज अलग अलग तरीकों से जो है वो जो वहाँ पे प्रतीक चिन्ह थे उनकी तस्वीरें ली है और मशीनों के जरिए उन्होंने कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया जो है उसको भी आज परिसर के भीतर अंजाम दिया है। रवीशपाल सिंह। चलिए अब बात होली और होली के रंगों की कर लेते हैं। देश भर में होली हो रही है और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं यानी कि अनंतपुर साहब, यहाँ पर होला मोहल्ला मनाया जा रहा है। होला मोहल्ला के रंग भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में किस तरीके से होली मनाई गई, किस तरीके से लोगों ने कान्हा के बागीचे में होली खेली, ये भी दिखाएंगे। हालांकि होली या कहें कि रंग इस वक्त 25 मार्च को खेला जाएगा, पर चंद्रग्रहण पड़ने की वजह से, क्योंकि साल का पहला चंद्रग्रहण है, चंद्रग्रहण पड़ने की वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट। ये होली का उल्लास है, लोग झूम रहे हैं, रंग में मगन हो रहे हैं। जब बात ब्रिज की होली की हो तो फिर तो लोगों का जोश देखने लायक रहता है। आखिर यहाँ भगवान संग भक्तों की होली खेलने की परंपरा जो है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में आज बगीचा होली खेली गई। मंदिर में ही खूबसूरत बगीचा बनाया गया, जहाँ ठाकुर जी के मंदिर से पधारने पर यहाँ ऐसी होली खेली गई जिसकी छटा देखते ही बनी। भक्तों को यहाँ रंग गुलाल से सराबोर कर दिया गया। तो भगवान अपने भक्तों के साथ यहाँ पर जो बगीचे में विराजमान होकर होली खेल रहे हैं, और ये साल में एक ही दिन भगवान बगीचे में आते हैं, क्योंकि भगवान का बाल रूप है और बाल रूप में जब भगवान की सेवा होती है तो उनको मंदिर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ये परंपरा बड़ी प्राचीन और बड़े पुराने समय से चली आ रही है। तो ठाकुर जी को मंदिर में ही रखा जाता है और ठाकुर जी को मंदिर में रखकर ही एक बगीचा बनाया जाता है। उस बगीचे में भगवान को लाया जाता है, फिर ये बगीचा होली यहाँ पर होती है। बगीचा होली खेलने के लिए मंदिर में मानो भक्तों का सैलाब उमड़ आया। जैसे जैसे इन पर रंग गुलाल की बारिश होती गई, इनका जोश भी बढ़ता गया। भक्त खुशी से पूरे भक्तिभाव में नाचते गाते हुए होली का आनंद उठाते रहे।
पहली बार इधर आई हूँ ब्रज की होली खेलने और यहाँ का माहौल देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई हूँ। राधे राधे। मैं हर बार आती हूँ होली खेलने, पर ये माहौल मैंने कभी नहीं देखा, मुझे बहुत आनंद आया। और कहते हैं जो रस बरस रहे हो या ब्रज में, वो रस 3 लोक में ना आए, और वो रस 3 लोक में ना आए, वो रस बैकुंठ में ना आए। ब्रिज में बसंत पंचमी से जो होली का उत्सव शुरू होता है वो 40 दिन तक चलता है और लगातार ऐसी ही छटा देखने को मिलती रहती है। चौदसी के दिन ठाकुर जी बगीचे विराजमान होते हैं। आज भावनात्मक रूप से मंदिर के जगमोहन में बगीचे को सजाया गया है और शुद्ध टेसू के फूल से, सोने चांदी की पिचकारी से ठाकुर जी होली खेल रहे हैं, जिसमें आप देखिए अमीर है, गुलाल है, चोबा, चंदन सभी प्रयोग किए गए हैं। ब्रिज की होली की बात ही निराली है। 25 मार्च को होली के रंग पूरे देश में बिखरे नजर आएंगे। इस बार होली के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। 25 मार्च को सुबह 10:30 से चंद्र ग्रहण शुरू होकर दोपहर 3:02 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, जापान, रूस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल और आयरलैंड में तो दिखेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा। इसलिए ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में होली खेलने को लेकर ज्योतिषाचार्यों की क्या राय है, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, चंद्र ग्रहण लग तो रहा है 25 तारीख को चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में कहीं भी किसी भी जगह ना दृश्य है, ना इसका मान है, ना कोई इसका सूतक है। इसलिए चंद्र ग्रहण किसी भी स्थिति में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आप 25 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ आप होली खेलिए, और होली सदैव प्रतिपदा में खेली जाती है, तो 25 तारीख को दोपहर बाद हमारी प्रतिपदा लग रही है, आप इसमें खेलिए। चंद्र ग्रहण का कोई भी आपको इसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान है। ग्रहण जरूर है, लेकिन बाहर विदेशों में है, भारत देश में नहीं है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो रात्रि के वक्त लगता है, क्योंकि भारत में उस वक्त जो है सूर्य उदित रहेंगे और सूर्य के प्रभाव में ग्रहण का कोई भी उपछाया, ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव रहने वाला नहीं है। ग्रहण तब जब सदृश्य होता है तभी ग्रहण का महत्व होता है, परंतु यहाँ सदृश्य नहीं है, इस कारण से आप होली अवश्य खेल सकते हैं। भारत में न चंद्र ग्रहण दिखेगा, न सूतक काल लगेगा और न ही इसका कोई नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए 25 मार्च को होली का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाइए। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली के तमाम रंग आपने देख लिए। आनंदपुर साहब में जहां मैं मौजूद हूं, यहां होगा होला मोहल्ला। रंगों से इतर यहाँ पर खालसे की होली खेली जाती है, जिसकी अद्भुत छटा इस वक्त पूरे अनंतपुर साहब में देखने को मिल रही है। जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं, खालसा पूरी तरह से सज कर तैयार है और होली के दिन मोहल्ला निकालने की पूरी तैयारी हो रही है। अनंतपुर साहब की धरती पर पंजाब ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जैसा कि गुरु साहब का हुक्म था कि कोई भी अगर दर पर आए तो भूखे पेट ना जाए, और इसीलिए यहाँ पर हर जगह लंगर होते हैं। मैं आपको लिए चलती हूँ वर्ल्ड बिगेस्ट किचन में, एक ऐसी रसोई जहाँ पर बिना रुके 24 घंटे लंगर चलता है और एक दिन में कम से कम 30 से 40 व्यंजन बनाए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं वही रसोई। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन में अब मैं आपको ले आई हूँ। गुरु नानक पातशाह ने लंगर की प्रथा शुरू की थी कि जो भी आए वो खाली पेट ना जाए। अनंतपुर साहब में जब आप होला मोहल्ला में आएंगे तो छोटे बड़े मिला के लगभग 200 लंगर हैं जो हर जगह पर आपको मिलेंगे, लेकिन ये है सबसे बड़ा लंगर जहाँ पर एक दिन में अगर हम मीठे की बात करें तो कम से कम 5 से 6 क्विंटल मीठा बनता है। उसमें आप खीर लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं बालूशाही यहाँ पर बन रही है, इसके अलावा जलेबियाँ यहाँ पर बनती हैं, गुलाब जामुन यहाँ पर बनते हैं, ये मीठे की बात है। लेकिन अगर हम नमकीन की बात करें तो उसमें भी सब्जी और दाल चावल और चपाती मिला के कम से कम नहीं तो 20 से 25 डिशेज होती जो एक दिन में तैयार होती हैं। और रसद की बात की जाए तो उसका कोई गिनती नहीं होती, और ये तमाम रसद जो आसपास के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर लेकर आते हैं। जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो वर्कर्स नहीं है, वो सेवादार उनको कहा जाता है, और उन सेवादारों की संख्या भी 2 से 2,500 के करीब है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी किचन है, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक, इवन आप रात में भी आएंगे तो भी यहां पर लंगर खा सकेंगे। लेकिन इसको मैनेज करने का भी अपना एक अलग तरीका है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੇਲਾ शुरू होया है, 25-30 हज़ार संगत रोज आती है। चलिए अब आपको चलते चलते इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में बता देते हैं। बात इसरो की यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसने आदित्य L1 और चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब एक और सफलता हासिल की है। वो क्या है उसकी डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। ये उपलब्धि है अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सफल लैंडिंग की, जिसका नाम है पुष्पक। खुद इसरो की ओर से सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज शेयर की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि इस टेस्ट को आज सुबह 7:10 पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने ATR यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। परीक्षण के दौरान इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और फिर रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए इसको छोड़ दिया गया, यानी कि स्पेसक्राफ्ट को बिना किसी मदद के लैंड कराया गया। लैंडिंग के वक्त ये बिल्कुल सटीक तरीके से अपने ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज व्हीकल स्टीयरिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए रनवे पर उतरा, जो कि इस विमान की तीसरी सफल लैंडिंग कही जा सकती है। इससे पहले साल 2016 में पुष्पक का पहला टेस्ट किया गया था, जब इसे बंगाल की खाड़ी में वर्चुअल रनवे पर लैंड कराया गया था, और दूसरा टेस्ट पिछले साल हुआ था जब इसे लैंडिंग के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया था। इसरो अपने इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लगातार इसलिए टेस्ट कर रहा है ताकि हर परिस्थिति में इसकी काबिलियत को परखा जा सके। इसरो का ये रीयूजेबल एयरक्राफ्ट 6.5 मीटर लंबा और 1.75 टन वजनी है, जिसे स्पेस में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि सैटेलाइट को कम कीमत पर लॉन्च किया जा सके। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस व्हीकल की मदद से ऑर्बिट में खराब हुए सैटेलाइट को रिपेयर करने और सैटेलाइट में ईंधन भरने में भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ये अंतरिक्ष में बढ़ रहे मलबे को कम करने में मददगार साबित होगा। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक इसरो की सबसे चुनौतीपूर्ण तकनीक है, जिसकी मदद से इसरो के वैज्ञानिक स्पेस मिशन में लगने वाले खर्च को कम करना चाहते हैं, और इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की इसी अहमियत को समझते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उम्मीद यह जताई जा रही है कि इसरो का ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल साल 2030 में स्पेस के लिए उड़ान भर पाएगा, जिसके बाद इसे सैटेलाइट लॉन्च की लागत करीब 10 गुना कम हो जाएगी। यहाँ ये भी बताते चले कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भी सबसे पहले 2011 में इस पर काम करना शुरू किया था, और 2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट तैयार किए। हालांकि इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV स्पेसएक्स से बिल्कुल अलग है और खास है। जो टेस्ट किए हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि इसमें रोबोटिक लैंडिंग जो है इसमें टेस्ट किया गया है, नेविगेशन सिस्टम टेस्ट किया गया है, मैन्यूवरेबिलिटी टेस्ट किया गया है, और कुछ खास मैनूवर किए थे वो भी टेस्ट किया गया, और वो सब सफल हुए हैं। ये RLV जो है कुछ स्पेस शटल के तरह है जो पहले अमेरिका के पास था। ये RLV जो है ये एक हमारा जो PSLV जो है उनका जो फर्स्ट स्टेज है वही है, क्योंकि सबसे महंगा जो है वो फर्स्ट स्टेज ही है, यानी कि ऊपर वाला फर्स्ट स्टेज मतलब सबसे ऊपर वाला स्टेज वही है। तो ये RLV उसको इसके सहारे हम बार बार लॉन्च कर सकते हैं। उसे हम
फेंक नहीं देते, यानी कि वो रिडंडेंट नहीं हो जाता है, लेकिन हर लॉन्च के बाद इसको कुछ संभाल के उसको मेंटेनेंस करने के बाद इसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ही सालों में ये मेरे ख्याल में ये रेडी हो जाएगा और हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए, यानी कि अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा। और SSLV भी आ रहा है, RLV भी आ रहा है, कई ऐसे चीजें आ रहे हैं, गगनयान तो आ ही रहा है, ये सब तो इसरो का चल ही रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारा स्पेस जो प्रोग्राम है वो एकदम जिसे कहते हैं आकाश छूने के पास ही है, टच द स्काईज, और हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। भर में होली के रंग में बिखरे हुए हैं। मथुरा हो, काशी हो, वृंदावन, हर जगह से होली का रंग हम आप तक लेकर आ रहे हैं। होली का एक और रंग अनंतपुर साहब में भी है, जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। शुरुआत यहाँ से भी हो चुकी है। तो खालसे का होला और देश की होली, तमाम रंग लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल अच्छी और सच्ची खबरों में इतना ही। देखते रहिए।